अगर आप केदारनाथ का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपका केदारनाथ की ट्रिप में कितना क्या बजट लगने वाला है, क्या टाइम सही रहेगा इस ट्रिप को स्टार्ट करने का, एंड क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। रात में 10:30 बजे से हमने इस ट्रिप की शुरुआत की चंडीगढ़ टू हरिद्वार, एंड जो बस का किराया था वो 365 रुपीज लगा। सुबह 4 बजे बस ने हमें हरिद्वार बस अड्डे पे छोड़ दिया। 4:30 बजे हमें गौरीकुंड के लिए दूसरी बस मिल गई जो डायरेक्ट हरिद्वार से चलती है। यहाँ पे कोई आपको वॉल्वो नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ से आपको रेल जाती है। कोई डायरेक्ट गौरीकुंड के लिए प्राइवेट बस ही लेनी पड़ती है जो GMOU वाले प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट बस में बैठने के बाद भी टिकट ले सकते हैं। बस का जो किराया होता है वो आपका 550 रुपये होता है, जिसको आप इजीली वहाँ पे ऑफलाइन देकर भी आप बुक कर सकते हैं। इसके बाद जब सफ़र की आपकी शुरुआत होगी तो इस सफ़र का शुरुआत बहुत ही सुंदर रहेगा। आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बस के ऊपर गौरीकुंड लिखा होगा, बट ये गौरीकुंड तक नहीं जाती है। आपको सोनप्रयाग से जस्ट 1 किलोमीटर पहले सीतापुर नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ये बस आपको छोड़ेगी। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आपको सोनप्रयाग के अंदर जाना है और आपको वहाँ पे शटल सर्विस मिलेगा, जो आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब जैसे जैसे हम सफ़र पे आगे बढ़ेंगे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले ही करवाना पड़ेगा। उत्तराखंड टूरिज़्म की वेबसाइट है, वहाँ से आप जिस भी धाम जा रहे हैं उन सभी धाम की यात्रा अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुक कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ऑनलाइन आपका बुक करने के बाद आपको सिंपली घर से निकलना है एंड जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उसको फॉलो करके आगे बढ़ना है। ध्यान रहे कुछ चीज़ों का कि आप जो बैग लेकर जा रहे हैं उस बैग के अंदर सिर्फ ज़रूरी सामान हो। बैग को बहुत ज़्यादा भारी मत करिएगा, बिकॉज़ जब आप केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ेंगे तो वो बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। आपको ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरा, अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो प्लीज़ इस ट्रिप को अवॉइड करें, क्योंकि इस ट्रिप के ऊपर अभी लैंडस्लाइड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ 16 से 18 किलोमीटर तक का ही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये ट्रिप ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर का है। 18 किलोमीटर का जो अनुमान लगाया जाता है वो पुराना इसका रास्ता जो था 2013 में, जो कि प्राकृतिक आपदा की वजह से तबाह हो गया था, उसके बाद नए रूट का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर से बढ़ गया है। इस वजह से जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे परेशानी देखने को मिलेगी, अगर आप सोचेंगे कि जल्दी जल्दी कवर करना है तो। इसीलिए अगर आप जा रहे हैं तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही आराम से चढ़ाई करें, ताकि आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो। बैग में कुछ ज़रूरी सामान आपको जो है, आपको हल्के कपड़े रखने हैं। कोई भी जीन्स वगैरह मत लेकर जाइएगा। ट्राउज़र आप रख लीजिएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा ऊपर चढ़ाई करने में। जॉगर्स वगैरह या हल्के लोअर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। और जो आप कपड़े लेंगे कोशिश करिएगा कि आप ड्राई फिट कपड़े लें, बिकॉज़ कॉटन के कपड़े जब बारिश वगैरह वहाँ पे होती है और अगर वो गीले हो जाएं तो आपका बैग काफ़ी ज़्यादा भारी कर देंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। रास्ते में जब आप चलेंगे तो आपको एक स्टॉप होगा जहाँ पे बस रुकेगी। यहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। एंड इसके बाद जो ये बस है ये नहीं रुकेगी। 2 घंटे के बाद ये बस रुकती है, 2 से 3 घंटे के बाद। फिर ये लगातार चलकर बहुत सारे गांव पार करते हुए, जैसे कि देवप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, इन सब गांवों को पार करने के बाद डायरेक्ट ये सीतापुर ही जाकर रुकती है न्यू बस स्टैंड पे। एंड इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा नाश्ता वगैरह करने का सोनप्रयाग तक। तो आप कोशिश करें कि नाश्ता वगैरह कर लें। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप यहाँ पे ढाबा वगैरह होता है, यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं। खाना आपको कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये आपको देखने को मिल सकता है। एंड शटल सर्विस आप लेकर 50 रुपये किराया लगता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बस का किराया 550 और शटल सर्विस के 50 रुपये। ये आपको डायरेक्ट गौरीकुंड छोड़ेगी। गौरीकुंड के थोड़ा सा पीछे ही छोड़ देती है क्योंकि रश वगैरह ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे एक कुंड है जो गर्म पानी का गौरीकुंड कहलाता है। यहाँ आप स्नान कर सकते हैं और अपने सफ़र की शुरुआत गौरी माता के दर्शन कर
आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ नहा रहे होंगे, पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जैसे जैसे जहाँ पे दर्शन कर रहे होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे पानी और गर्म होते जाता है, बट हाँ आपको सुकून बहुत मिलेगा। एंड जो साथ में झरना बह रहा है वहाँ पे नहीं नहाने देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंड आपको खतरा होता है एक्सीडेंट्स वगैरह का। बाकी गौरी माता का दर्शन करने के बाद आप चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ाई शुरू करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग की चढ़ाई होती है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बहुत इजी होती है। आप चढ़ लेंगे, रामबाड़ा तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीच में बहुत सारे गांव आएंगे। पहला गांव जो आपका रहेगा वो रहेगा जंगल चट्टी। एंड बहुत सारे रिवर्स वगैरह भी आएंगे जहाँ पे आप नहा भी सकते हैं रास्ते में, एंड अपने सफ़र को और आगे प्रस्थान कर सकते हैं। जब थक जाएं तो प्लीज़ आप बैठ जाएं, क्योंकि आराम आराम से जाएंगे तो सफ़र बहुत सुहाना लगेगा। पर अगर जल्दीबाजी मचाएंगे तो आप थकावट भी होगी और आपको पहुंचने में भी दिक्कत होगी। ये सफ़र हमने शुरुआत जो की, हम 2 बजे तक पहुंच गए थे सोनप्रयाग, और 3 बजे तक हम गौरीकुंड वगैरह पहुंच गए थे खाना वगैरह खा के। गौरीकुंड में नहाने के बाद इस सफ़र की शुरुआत हमने लगभग 4 बजे के करीब की, दर्शन वगैरह करके। और 4 बजे करने के बाद लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक हम जंगल चट्टी, जो हमारा पहला गांव पड़ता है इस मार्ग पर, वहाँ पर हम पहुँचे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था भीमबली, जो कि जाने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। हम सफ़र को एंजॉय करके जाना चाहते थे, तो जहाँ भी हमें थकावट महसूस हो रही थी उस जगह पे हम बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे थे आराम करने में, क्योंकि हमारा मानना था कि यात्रा को जितना एंजॉय किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हमें ये यात्रा लगेगी। पर अगर हम इसे दिमाग पे बोझ की तरह लेंगे कि जल्दी जल्दी हमें ख़त्म करना है, तो ये सफ़र उतना ज़्यादा हमारे लिए आसान नहीं रहेगा। यहाँ के सुंदर नज़ारों को आंखों से कैप्चर करने के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें बहुत सारे झरने दिखाई दे रहे थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें जो प्रकृति है उसका खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। तो अगर आप आएँ यहाँ पे तो कृपया थोड़ा सा रेस्ट करें। हमने थोड़ा सा जल्दबाजी मचाई कि हम हरिद्वार रात के 10:30 बजे निकले, 4 साढ़े 4 बजे हम हरिद्वार पहुँचे, और 4:30 बजे हमने बस पकड़ी जो 5:30 बजे तक खुली, और वो बस हमें लगभग 3-4 बजे तक यहाँ पे सोनप्रयाग के पास छोड़ी, और शटल लेकर हमें 4 बजे तक हमने ये यात्रा शुरू की। तो अगर आप आ रहे हैं तो जल्दबाजी मत मचाएं, आप एक दिन रेस्ट करें और फिर ये सफ़र की शुरुआत करें। रास्ते में बहुत सारे झरने होंगे, वहाँ पे आप नहा भी सकते हैं अगर आपको थकावट फील हो रही है तो, और ये आपकी थकावट को कम करने में बहुत ज़्यादा रामबाण रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारे खच्चर घोड़े वगैरह भी दिखाई देंगे। अब देखिए, इसका अलग से कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है जिसके ऊपर खच्चर भी चलते हैं, एक ही मार्ग है जिसके ऊपर इंसान भी चलते हैं। तो आपको थोड़ा सावधानी बरत के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे घोड़े खच्चर से हमें बहुत ज़्यादा टक्कर वगैरह लगती है, तो हमें साइड होकर चलना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब भी आप यात्रा शुरू करें तो लाठी वगैरह मिलती है उसको अवॉइड मत करिएगा, वो आपको ऊपर चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि रामबाड़ा के बाद जब चढ़ाई आती है तो वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगी, इसलिए जो स्टिक है वो लेना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही हम पहला गांव पहुँचे भीमबली, जहाँ पे कैफेटेरिया, छोटे छोटे शॉप्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये शॉप्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको अगर भूख वगैरह लग रही है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड यहाँ पे स्टे वगैरह भी करवा देते हैं दुकानदार, अगर आप इनको बोलेंगे तो। ये भीमबली जो गांव है ये हमारा सेकंड डेस्टिनेशन होता है इस मार्ग पर। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सफ़र और अच्छा होते जाता है, एंड हम रामबाड़ा पहुंचते हैं। ये रामबाड़ा का मेरा नेक्स्ट डे का फुटेज था, क्योंकि रामबाड़ा पहुंचते पहुंचते हमें 6:30 साढ़े 7 बज गए थे और अंधेरा सा हो गया था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये नेक्स्ट डे की फुटेज है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरा सेम डे का फुटेज है, क्योंकि रामबाड़ा एक खूबसूरत जगह थी इसलिए मैंने अगले दिन का फुटेज डाला है। बट बाकी जो प्लेसेस था वो भी बहुत खूबसूरत था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को इसमें जो ओरिजिनलिटी है वो मैं दिखाऊं, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको ये प्लेसेस दिखा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है अपने ही आप में। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पे हमें
जो रामबाड़ा का पुल है, ये नाइट का व्यू है, डे वाला तो मैंने आपको दिखा दिया। ये छोटा वाला पुल है जो रामबाड़ा से जस्ट पहले आता है। यहीं से दो रास्ते बढ़ते हैं, एक खच्चर के लिए अलग, खच्चर और घोड़ों के लिए, और एक रास्ता जो आम लोग चलते हैं उनके लिए अलग बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो खूबसूरती है और बढ़ेगी। और यही एक प्लेस है जिसके बाद जो चढ़ाई है वो एकदम से खड़ी चढ़ाई होती है, और फिर आपका चलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से जब आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो आराम आराम से धीरे धीरे करके चलें, क्योंकि इसके बाद थकावट आपको और ज़्यादा महसूस होने वाली है। क्योंकि ये छोटी लिंचोली है, हमारा 3rd प्लेस। एंड छोटी लिंचोली पे पहुंचने के बाद आपको दुकानें बहुत सारी मिल जाएंगी, कैंप्स दुनिया भर के मिल जाएंगे। आप चाहें और आपको थकावट हो रही है तो आप कैंप वगैरह लेकर रेस्ट कर लीजिए। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बड़ी लिंचोली तक जाएंगे। फिर बड़ी लिंचोली तक जाने के बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो स्टार्ट होता है, क्योंकि हम बड़ी लिंचोली जो है वो लगभग 8:30-9 बजे तक पहुंच गए थे। बट बेस कैंप तक जाते 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 हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि हमने बीच में रेस्ट किया बहुत ज़्यादा और हमें थकावट बहुत महसूस हो रही थी, पैर दर्द हो रहे थे। इस वजह से हम जब बेस कैंप पहुंचे तो लगभग हमें रात के 1 बज गए थे। बट हमने हार नहीं मानी। हमने बोला कि यार आज कैसे भी करके जो हमारा चेक पॉइंट है बेस कैंप वो पहुंचना ही पहुंचना है। सफ़र की थकावट अलग ही थी। अब बेस कैंप में रुकने के बाद अगले दिन हमने सुबह सुबह यहाँ पे पर्वत देखे बर्फ़ से ढके हुए, जिसको देख के अपने आप में ही बहुत खुशियाँ महसूस हुई, क्योंकि जिस सफ़र को हम इतना कठिनाई से पूरा करके आ रहे हैं और हमने जब ये नज़ारा देखा तो हमारे सारी जो भी थकान थी वो मिट गई। फिर हम बेस कैंप में स्टे करने के बाद बाहर निकले और मंदिर की तरफ आगे बढ़े। बट आप ध्यान रखिएगा कि रेनकोट ज़रूर से ले लीजिएगा। बेस कैंप में हमें कैंप 500 रुपये में पड़ा 3 लोगों के लिए, जो कि काफ़ी सस्ता था, और 100 रुपये की गर्म पानी की बाल्टी मिली जिसमें हम तीनों लोगों ने नहा लिया। तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो कम मिला, और सबसे अच्छी बात कि ये मंदिर के नज़दीक था तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। 15 मिनट में हम बेस कैंप से निकलकर डायरेक्ट मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब ये जो नज़ारा था आँखों में इतना ज़्यादा कैप्चर करने में अच्छा लग रहा था, और पहली बार जब केदारनाथ जी के दर्शन हुए, हल्की सी झलक दिखाई दी, तब बहुत एकदम मानो जैसे जितनी भी थकावट थी हमारी, जितना भी संघर्ष हमने किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारा संघर्ष हम भूल चुके थे। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप याद रखिएगा कि अगर आप ऑनलाइन टोकन लिए हुए हैं, पर्ची आपने ली हुई है ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपको यात्रा के लिए टोकन लेना पड़ता है। उसके लिए टोकन आपको थोड़ा आगे जाके मिलेगा। एंड हम मंदिर के जब जैसे जैसे नज़दीक पहुँच रहे तो हमें यहाँ पे जो हेलीपैड है, जैसे कई लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं तो हेलीपैड ठीक मंदिर के सामने है 600 मीटर की दूरी पे। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से आने का प्लान कर रहे हैं, फाटा वगैरह से चलता है हेलीकॉप्टर, एंड ये IRCTC की वेबसाइट से बुक होता है, आप कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए मौसम ख़राब होने की वजह से बंद था। और ये सामने आपको जो टेंट दिख रहा है, इस टेंट के अंदर ही आपका जो यात्रा का टोकन है इस टेंट में आपको मिलता है। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़े, हमें इस बार भीड़ बहुत कम दिखाई दी, क्योंकि संडे का दिन था एंड मॉर्निंग में बहुत से लोग जो है वो यात्रा शुरू नहीं करते हैं। मतलब इस बार तो नहीं कर रहे थे, पिछली बार तो फिर भी थी भीड़। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़े हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो भीड़ है मंदिर के नज़दीक जाके है। बट मैं ये भीड़ को देख के समझ गया था कि मेरे को ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे, पिछली बार की तरह मेरे 7-8 घंटे नहीं लगेंगे। बट इसका भी एक अपना ही मज़ा है, जब आप भीड़ में जाकर लाइन में लगकर आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं बेसब्री से, और वो चीज़ आपको देखने को मिले तो आंखों को मानो सुकून सा मिल जाता है। और जैसे ही केदारनाथ हमें दिखे, श्री केदारनाथ जी, वैसे ही हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहीं पे हमने प्रसाद लिया। प्रसाद हमें 300 रुपये का पड़ा, जिसमें हमने एक थैला और एक अलग से पंचमेवा वाला प्रसाद लिया। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिगजैग लाइन सी होती है जिसके अंदर हम चलते हैं आगे। एंड बहुत सारी भीड़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कुछ लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं, 22 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद टापने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना ये है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो यार इससे अच्छा है कि आप मंदिर ना आएँ, यही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपने पूरी मेहनत ज़ीरो कर लिया टाप कर। तो यात्रा का मज़ा तभी है जब आप डिसिप्लिन के साथ चलें, इस तरह की चीज़ें ना करें। और कुछ लोगों को मैंने देखा है नशे वगैरह करते हुए, यहाँ पे सिगरेट वगैरह फूकते हुए। तो यार ये सारी चीज़ें भी धार्मिक स्थल पर शोभा नहीं देती है। प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप ना करें। अब केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने भीमशिला के दर्शन किए।
एंड यहाँ पे 2 जगह और है जिसको हमने स्किप कर दिया, बट अगर आप थकावट नहीं महसूस कर रहे, आराम से जा रहे हैं, तो आप अर्धनारेश्वर और इसके अलावा भैरवनाथ जी के जो मंदिर है ऊपर 800 मीटर की दूरी पे, वहाँ ज़रूर जाएं।